बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इको 404 का लेसन नंबर 2, इकोनॉमिक ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस। व्हाट इज़ ऑप्टिमाइजेशन? ऑप्टिमाइजेशन इज़ मेनली कंसर्न विद फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स, आल्सो नोन एज ऑप्टिमम पॉइंट्स ऑफ ए फंक्शन। ये जो ऑप्टिमाइजेशन है ये मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन दोनों से ताल्लुक़ रखती है। एक फर्म ये चाहती है कि वो उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो, सो वी कैन से इट वांट्स ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। एक फर्म चाहती है कि इसका जो कास्ट है वो मिनिमाइज्ड हो, तो इट इज़ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कास्ट। सो वी कैन से दैट ऑप्टिमाइजेशन इज़ कंसर्न बोथ विद मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन। तो जिस पॉइंट्स को वो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहते हैं उसको ऑप्टिमम पॉइंट्स ऑफ ए फंक्शन कहते हैं। ऑप्टिमम पॉइंट्स ऑफ ए फंक्शन में प्रॉफिट है, कास्ट है, रेवेन्यू है, प्रोडक्शन है और यूटिलिटी। वो फंक्शंस जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। दीज फंक्शंस विच आर टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मिसाल के तौर पर एक फर्म प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, सो वी कैन से दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ ए फर्म। एक फर्म कास्ट को मिनिमाइज करना चाहता है, ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना चाहता है, प्रोडक्शन को और यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो ये क्या है, वी कैन से दे आर ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। एग्जांपल्स, कस्टमर्स अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ऑप्टिमल कम्बिनेशन ऑफ गुड्स, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स खरीदते हैं। एक फर्म्स अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ गुड्स को, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स को वो प्रोड्यूस करते हैं और उसको फरोख्त करते हैं। इसी तरह फर्म्स अपने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए वो क्या करते हैं, ऑप्टिमल कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स वो यूज़ करते हैं। अच्छा, ये बात नोट करें कि एक कस्टमर जब कोई चीज़ ख़रीदने के लिए पैसा करता है तो उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं। इसी तरह जब एक शख्स, एक मैनेजर, वो एक डिसीजन लेता है इन्वेस्टमेंट के लिए तो उसके पास भी कई ऑप्शंस होते हैं। तो एक बेहतरीन मैनेजरियल डिसीजन वो होता है कि आप, कई ऑप्शन है आपके पास, कई अल्टरनेटिव्स है, उनमें से आप वो अल्टरनेटिव, वो ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसका इंतखाब करें जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे। एक ऐसा डिसीजन जो आपको, आपके फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे, ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा दे, तो इसको हम ऑप्टिमल डिसीजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑप्टिमल डिसीजन। तो इकोनॉमिक ऑप्टिमाइजेशन का ये गोल है कि आप एक बेहतरीन मैनेजरियल डिसीजन करें जिसकी वजह से आपके फर्म को फ़ायदा मिले। तो इकोनॉमिक ऑप्टिमाइजेशन का गोल क्या है, कि मकसद क्या है, द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट द बेस्ट मैनेजरियल डिसीजन इज़ द गोल ऑफ इकोनॉमिक ऑप्टिमाइजेशन। और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का इसी बात पे फोकस है कि आप किस तरह ऑप्टिमल डिसीजन करें, यानी वो पैसा लेकर जिससे आपका ऑब्जेक्टिव्स आप हासिल करें और आपके ऑर्गेनाइजेशन और फर्म्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। इसी तरह मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म, जैसा कि हमने पढ़ा कि किस तरह आप एक फर्म के वैल्यू को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो हमने लेसन नंबर 1 में इसके मुतालिक हमने बात की, तो कि हम किस तरह एक फर्म है इसके फ्यूचर रेवेन्यू को हम बढ़ा सकते हैं, इसके कास्ट को कम कर सकते हैं, इन डिस्काउंट रेट्स वगैरह। तो इसके लिए जो हम तरीक़ाकार इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम सिंपल हो और जो पार्शल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक से वो हम इस्तेमाल करते हैं और उसी की मदद से हम कास्ट को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं एक फर्म के और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। अब हम इकनॉमिक रिलेशंस के मुतालिक पढ़ते हैं कि हम किस तरह इकनॉमिक रिलेशनशिप्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो हम इकनॉमिक वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप ज़ाहिर करते हैं वो 4 तरीक़ों से, या सेट फॉर्म में, दूसरा फंक्शनल फॉर्म में, थर्ड हम ग्राफ्स की शक्ल में और चौथा हम टेबल की शक्ल में। अच्छा, उन्होंने सबसे पहले टेबल जो बॉटम में उसको पहले उन्होंने जिक्र किया है। टेबल में देख ले, ये जो क्वांटिटी है ऊपर 0 1 2 3 4 5 6, मिसाल के तौर पर आप एक नोटबुक ले, कापी ले, तो अगर आप 0 कापियाँ बनाएंगे तो आपको जो पैदा मिलेगा वो 0 है, नीचे टोटल रेवेन्यू। अगर आप मिसाल के तौर पर एक नोटबुक बनाएंगे तो इस नोटबुक का पे जो टोटल रेवेन्यू आपको मिलेगा एक नोटबुक का वो 90 रुपये होगा। सपोज़ करें 2 कापियाँ बनाओगे तो 160, 3, 210, 4, 240, 5, 250, 6 कापियाँ बनाएंगे तो 240 रेवेन्यू आपको मिलेगा, टोटल रेवेन्यू। तो एक ये है कि आपने दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है आपने उसको टेबल की शक्ल में ज़ाहिर किया है। इसी तरह आप इसको सेट की शक्ल में भी ज़ाहिर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस एक सेट है तो इसमें जो ए और बी है, ए बिलोंग टू क्यू जो अपर है 1 2 3 4 5 6, और बी बिलोंग टू, बी इज़ द एलिमेंट आर, यानी बी जो है ना आर से ताल्लुक़ रखता है। ये टोटल 90 160 210 240 250 240, तो इसी का जो है ना वो एलिमेंट है। तो अब हमने
दो वेरिएबल्स को सेट की शक्ल में, जो रियाजी में हम पढ़ते हैं उसकी शक्ल में हमने एक्सप्रेस किया। थर्ड जो हमने फंक्शनल पम्प की बात की है, फंक्शनल पम्प का क्या फ़ायदा है, इसको हम जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं ना, उनको अगर हम इक्वेशन यानी मैथमेटिकल इक्वेशन की शक्ल में ज़ाहिर करें तो उसको हम फंक्शनल पम्प कहते हैं। मिसाल के तौर पर टोटल रेवेन्यू है, तो टोटल रेवेन्यू का हम ज़ाहिर कर, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 100 क्वांटिटी माइनस 10 क्यू स्क्वायर। इसको इस इक्वेशन में जब हमने दो इकोनॉमिक वेरिएबल के दरमियान रिलेशन ज़ाहिर किया तो इसको हम इक्वेशन या फंक्शनल पम्प इसको कहते हैं। एक है अब ग्राफ है, ग्राफ्स की मदद से हम दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन को ज़ाहिर करते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है और वाई एक्सिस पे टोटल रेवेन्यू है। सो टेबल्स आर द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट डायरेक्ट फॉर्म फॉर प्रेजेंटिंग इकोनॉमिक डेटा। ये जो टेबल है ये तो सबसे सिंपलेस्ट है, सादा तरीन है, इसके ज़रिए से हम इकोनॉमिक वेरिएबल्स को और इकोनॉमिक डेटा को प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो इसी मदद से हम जो ये ज़ाहिर करते हैं उसको बैलेंस स्प्रेडशीट कहते हैं इसको। When these data are displayed electronically in the format of an accounting income statement या balance sheet, तो फिर उसको हम spreadsheet कहते हैं। When the underlying relationship between economic data is simple, tables and spreadsheet may be sufficient for analytical purpose। जब अब के जो डेटा है वो सिंपल हो तो उसमें बस टेबल ही सफिशेंट है इसको एनालाइज करने के लिए। इसके साथ साथ एक ग्राफ है या विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा कैन प्रोवाइड वेरिएबल इनसाइट। और दूसरा तरीका ये ग्राफ है, हम क्वांटिटी और टोटल रेवेन्यू के दरमियान जो रिलेशन ज़ाहिर करना चाहते हैं तो ग्राफ की मदद से ज़ाहिर कर रहे हैं। इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप अमंग इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इकोनॉमिक वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है इसको ज़ाहिर करने के लिए हम इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। ये जो चार चीज़ें थी यानी सेट फॉर्म, फंक्शनल फॉर्म, ग्राफ्स और टेबल्स, इसको हम इकोनॉमिक वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, टोटल एवरेज एंड मार्जिनल रिलेशनशिप ये क्या है? ऑप्टिमाइजेशन एनालिसिस में हम टोटल एवरेज और मार्जिनल रिलेशन ये इंतहाई यूज़फुल है और ऑप्टिमाइजेशन एनालिसिस के लिए इनके दरमियान ताल्लुक को एक्सप्रेस करना इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा, ये बात नोट करें कि दो किस्म के वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता हो। मिसाल के तौर पर, और एग्जांपल आगे दे रहा हूँ, पहले डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वो होता है जो दूसरे पर इन्हिसार करे, इंडिपेंडेंट वो होता है जो आज़ाद है, जो दूसरे पर इन्हिसार नहीं करता। मैं आपको एग्जांपल दूँ, आसान एग्जांपल। आपके पास एक है क्वांटिटी, ये भी वेरिएबल है, और एक है रेवेन्यू, ये भी वेरिएबल है, यानी जो फ़ायदा आपको मिल रहा है। मिसाल के तौर पर आपके पास 10 कापियाँ है, 10 नोटबुक्स है, तो इसकी जो क्वांटिटी है 10, ये इंडिपेंडेंट है, ये आज़ाद है, और आपके पास जो है रेवेन्यू ये डिपेंडेंट है, यानी जो पैदा आपको मिल रहा है ये किस चीज़, ये पैदा आपको किस चीज़ पे मिल रहा है ये क्वांटिटी पे। अगर आप एक कापी नोटबुक फ़रोख्त करें तो आपको 90 रुपये मिलेंगे, अगर 2 फ़रोख्त करेंगे तो 180, 3 फ़रोख्त करेंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल 360 समथिंग, इसी तरह। तो आप देख लें जो क्वांटिटी है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जितना आप क्वांटिटी फ़रोख्त करेंगे उतना ही आपको रेवेन्यू मिलेगा, इतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये रेवेन्यू ये क्वांटिटी सोल्ड पे इन्हिसार करती है। तो अब आपको ये बात वाज़ेह होगी कि डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो दूसरे वेरिएबल पर इन्हिसार करता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो दूसरे पर इन्हिसार नहीं करता। अच्छा, मार्जिनल रिलेशनशिप क्या है? Marginal relation is the change in the dependent variable caused by a 1 unit change in an independent variable। अगर आप independent variable में 1 यूनिट तब्दीली लाए, इसमें कमी करें, इजाफा करें, तो इसकी मदद से जो डिपेंडेंट वैल्यू में जो चेंज आती है इसको हम मार्जिनल रिलेशनशिप में ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मिसाल से ये बात वाज़ेह हो जाएगी। मार्जिनल रेवेन्यू को ले ले। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू इज़ द चेंज इन टोटल रेवेन्यू एसोसिएटेड विद ए 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट। अब देख ले, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास मार्जिनल रेवेन्यू की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने सपोज करें ये क्वांटिटी 1 है, आपने एक कापी फ़रोख्त किया तो इस पे आपको 90 रुपये मिले, सही। अगर आप 2 कापियाँ फ़रोख्त करेंगे, 2 क्वांटिटी हो गई, तो आपको 160 रुपये मिलेंगे। तो आप 160 से 90 माइनस करें तो इससे 70 आता है। क्या आता है? 70 मार्जिनल रेवेन्यू। तो एक कापी, एक नोटबुक जब आपने फ़रोख्त किया तो आपको 90 रुपये मिले। जब आपने 2 क्वांटिटीज़ फ़रोख्त किए तो क्या हुआ? इंडिपेंडेंट वैल्यू में आपने 1 यूनिट इजाफा किया, 1 क्वांटिटी इजाफा किया, जिसकी वजह से 160 रुपये हो गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ? आपको जो फ़ायदा मिला
तो वो 70 रुपये हो गए। तो इसको मार्जिनल रेवेन्यू कहा जाता है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू इज़ द चेंज इन टोटल रेवेन्यू एसोसिएटेड विद 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट। अगर आप 1 यूनिट इजाफी फ़रोख्त करेंगे तो इस पे जो आपको इजाफी रकम मिलता है तो इसको हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आ जाता है ना 1 यूनिट ज़्यादा फ़रोख्त करने से, उसको मार्जिनल रेवेन्यू कहा जाता है। अगर आपने 1 कापी फ़रोख्त की 90, 2 कापियाँ फ़रोख्त करेंगे तो 160 रुपये, तो 160 से माइनस 90 इससे 70 आता है, तो ये 70 मार्जिनल रेवेन्यू है। इस तरह मार्जिनल कास्ट की भी एग्जांपल ले लें। मार्जिनल कास्ट क्या है? अगर आप टोटल कास्ट में चेंज लाना चाहते हैं तो आप किस तरह चेंज लाएंगे? अगर आप 1 यूनिट इजाफी वो पैदा करेंगे, मिसाल के तौर पर एक कापी बनाने में आपके 50 रुपये खर्चा आता है, 50 रुपये खर्चा आता है। तो अगर आप 2 कापियाँ बनाएंगे तो इस पर 90 रुपये खर्च आएगा, यानी 40। तो 90 माइनस 50 इससे क्या आ गया? 40। तो आपके पास जो टोटल कास्ट है इसमें 40 रुपये का इजाफा हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने 1 यूनिट इजाफी बनाया, तो इसी वजह से जो इजाफी खर्चा आया 1 यूनिट इजाफी बनाने से, तो इसको हम मार्जिनल कास्ट कहते हैं। सो मार्जिनल कास्ट इज द कास्ट इन टोटल कास्ट फॉलोइंग ए 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट। और मार्जिनल प्रॉफिट क्या है? मार्जिनल प्रॉफिट इज द चेंज इन टोटल प्रॉफिट ड्यू टू ए 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट। आपके पास जो मिसाल के तौर पर प्रॉफिट है, आपने 1 कापी बनाया और उस कापी की कीमत 90 रुपये है, लेकिन उस पर खर्चा कितना आया? उस पर खर्चा 50 रुपये आया। तो 90 से 50 माइनस करें तो आपके पास जो प्रॉफिट है वो 40 रुपये है। बात सही हुई? अच्छा, अगर आप 2 कापियाँ बनाएंगे तो इससे जो फ़ायदा आपको इजाफी मिलेगा 30 रुपये, तो 40 जमा 30 अब 70 रुपये हो गए। सो अ मार्जिनल प्रॉफिट इज़ द चेंज इन टोटल प्रॉफिट ड्यू टू ए 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट। ज़ाहिर बात है, जब आप जितनी ज़्यादा कापियाँ बनाएंगे इतना ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप 5 कापियाँ बनाएंगे तो इस पर प्रॉफिट कम है, अगर 6 कापियाँ बनाएंगे तो इस पे जो इजाफी फ़ायदा आपको मिलता है उसको मार्जिनल प्रॉफिट कहते हैं। अच्छा, रेवेन्यू रिलेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। टोटल रेवेन्यू मालूम करने का ये तरीका है कि प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, ये टोटल रेवेन्यू है। मिसाल के तौर पर आपके पास 10 कापियाँ है और 1 कापी की कीमत 50 रुपये है, तो इसके टोटल रेवेन्यू मालूम करने के लिए तरीक़ाकार आसान है। प्राइस 50 रुपये है और क्वांटिटी 10 है, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 500। तो आपके पास टोटल रेवेन्यू 500 आ गया। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू एसोसिएटेड विद 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट। अगर आप आउटपुट में 1 यूनिट का इजाफा करेंगे या कमी करेंगे तो इसी वजह से जो टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आता है इसको मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले लें कि हमने 1 कापी फ़रोख्त की तो उसकी टोटल रेवेन्यू कितनी है? 90 रुपये है, सही। अगर आप 2 कापियाँ फ़रोख्त करेंगे तो उसकी कीमत 160 होंगे, तो 160 से 90 माइनस करें तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? 70 है। तो अब देख ले हमारे पास जो इजाफी रकम मिला वो 70 है। ये क्यों मिला? क्योंकि हमने 1 यूनिट इजाफा किया आउटपुट में। जब आप 1 यूनिट इजाफा करेंगे तो इसी वजह से आपके जो रेवेन्यू है उसमें भी इजाफा होगा। अगर आप 1 यूनिट कमी करेंगे तो इससे आपका जो टोटल रेवेन्यू है उसमें भी कमी वाक़या होगी। अच्छा, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन कब होगा? जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू वो मार्जिनल कास्ट के बराबर हो जाए। क्वांटिटी विद हाईएस्ट रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको हम ग्राफ में ज़ाहिर करना चाहेंगे। अब देख ले ये जो स्लोप है, ये रेवेन्यू का स्लोप है। तो मार्जिनल रेवेन्यू अब देख ले ये इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट है, यानी स्टार्टिंग में आप देख ले ये जो कर्व है ये इंक्रीज़ होता जा रहा है, अपवर्ड स्लोप है। तो इसका मतलब है कि मार्जिनल रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है। लेकिन जब आप कुछ आगे जाकर देख ले तो ये बिल्कुल स्ट्रेट बन जाता है, यानी इसमें फिर वो अपवर्ड मूवमेंट नहीं करता, बल्कि ये न डिक्रीज़ हो रहा है न इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट, यानी मार्जिनल रेवेन्यू बिल्कुल 0 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रॉफिट बिल्कुल मैक्सिमाइज है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा है। अगर आगे हम देख ले तो ये डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड मतलब ये है कि मार्जिनल रेवेन्यू अभी नेगेटिव हो रहा है, आगे जाकर वो नेगेटिव हो रहा है। तो इसी मदद से हमें अभी प्रॉफिट ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो ये था क्वांटिटी विद हाईएस्ट रेवेन्यू। अच्छा, ये बात नोट करें कि यहाँ पे हमने टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की बात की। एक एवरेज रेवेन्यू है, आपने एक क्वांटिटी फ़रोख्त की तो आपको एवरेज रेवेन्यू 90 रुपये है, टोटल रेवेन्यू के बराबर है। अगर आप 2 कापियाँ फ़रोख्त करेंगे तो आपके पास 160 रुपये आएंगे। तो 160 जो कीमत है इसको 2 पे डिवाइड करें
तो एक कापी की कीमत 80 रुपये होगी। अच्छा, आपने 3 क्वांटिटीज़ पे रोक की, 210 रुपये है, तो एवरेज रेवेन्यू 70 हो, क्योंकि 210 को अगर आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो एक कापी की कीमत 70 रुपये होगी। अगर आप 4 कापियाँ फिर रोक करेंगे तो एवरेज रेवेन्यू 60, अगर 250 50 और 6 क्वांटिटीज़ पे रोक करेंगे तो 240 की एवरेज रेवेन्यू वो 40 हो जाएगी, यानी एक कापी की कीमत 40। अच्छा, ये बात नोट करें कि जैसा कि हमने देखा कि एवरेज रेवेन्यू आगे जाकर वो कम हो रहे हैं 90 से 80, यानी कापी की कीमत जितना क्वांटिटीज़ में आप इजाफा कर रहे हैं इसकी वजह से कीमत वो कम हो रही है। यानी एक कापी जब आप रोक करते तो 90 रुपये, 2 कापियाँ 80 रुपये पे, 3 कापियाँ 70 रुपये, 3 कापियाँ जब रोक करेंगे तो एक कापी की कीमत 70 होगी, 4 कापियाँ अगर रोक करेंगे तो एक कापी की कीमत 60, इस तरह डाउनवर्ड आप जा रहे। तो एवरेज रेवेन्यू का जो रेट है वो कम होता जा रहा है। तो इसको अगर हम ग्राफ में ज़ाहिर करें तो आप देख लें कि एक कापी की कीमत 90 रुपये, ये अपर जो ऊपर जो लाइन है अपर कर्व, ये एवरेज रेवेन्यू को ज़ाहिर कर रहा है। तो एक कापी जो एक्स एक्सिस है इस पे क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, जो अपर स्लोप है ना ये एवरेज रेवेन्यू का है। तो एक कापी की कीमत जब आप एक कापी पे रोक कर रहे हैं तो उस वक्त एक कापी की कीमत 90 रुपये, अगर 2 कापी पे रोक करेंगे तो एक कापी की कीमत 80, 3 की, इस तरह आप देख लें ये आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, आखिरी कापी की कीमत वो 40 रुपये तक आ गए। तो हम देख लें एवरेज रेवेन्यू इज़ अबाव द मार्जिनल रेवेन्यू, नीचे जो है ये मार्जिनल रेवेन्यू है। तो एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे अगर हम देख लें तो ये रिलेशन नेगेटिव है, क्योंकि आप जब नीचे आ रहे हैं तो इससे जो कीमत है वो कम होती जा रही है। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज़ बिलो द एवरेज रेवेन्यू, और हम देख लें कि मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दोनों फॉल कर रहे हैं। वजह यह है कि अगर हम इस तरफ देख लें कि मार्जिनल रेवेन्यू बिल्कुल टॉप में 90 रुपये है, अगर आप 2 कापियाँ पे रोक करेंगे तो आपके पास 70 रुपये का इजाफा होगा, 3 कापियाँ पे रोक करेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू 50 रुपये। तो देख लें मार्जिनल रेवेन्यू में भी कमी आ रही है और एवरेज रेवेन्यू में भी कमी आ रही है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू में ज़्यादा कमी आ रही है, इसी वजह से मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से बिलो है। प्रॉफिट रिलेशन को उन्होंने ज़ाहिर किया है टोटल एंड मार्जिनल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट की बात तो हमें मालूम है कि टोटल रेवेन्यू से टोटल कास्ट माइनस करें तो आपके पास वो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आपने एक कापी बनाई है और एक कापी पे जो कीमत है वो 90 रुपये है, तो आप इसको 90 लिखे, अगर इस पर खर्चा 50 रुपये आ गया है तो 90 माइनस 50, इस पर आपने 40 रुपये प्रॉफिट हासिल किया। मार्जिनल प्रॉफिट क्या है? इज़ द चेंज इन टोटल प्रॉफिट ड्यू टू ए 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट। अगर आप एक यूनिट में इजाफा करेंगे, ज़्यादा पैदा करेंगे, तो इस पे जो फ़ायदा आपको मिलेगा इसको हम मार्जिनल प्रॉफिट कहते हैं। और मार्जिनल प्रॉफिट इज इक्वल टू एम आर माइनस एम सी, या हम कह सकते हैं कि मार्जिनल प्रॉफिट किस चीज़ के बराबर है? मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कास्ट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी किस वक्त हम प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं? जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट के बराबर हो जाए, तो ये ऐसी कंडीशन है जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिनल प्रॉफिट मिलता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। तो इसको अगर हम ग्राफ में देख लें तो ये जो बिल्कुल 4 पे गालिबन यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे जो 60 है, तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कास्ट बिल्कुल बराबर होता है यहाँ अपर स्लोप पे। तो ये वो मकाम है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक फर्म पैसा कमाता है, क्योंकि वो यहाँ पे मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है। मार्जिनल वर्स इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। मार्जिनल प्रॉफिट ये है कि अगर आप एक यूनिट ज़्यादा पैदा करेंगे तो इस पे जो प्रॉफिट आपको मिलेगा उसको मार्जिनल प्रॉफिट कहते हैं। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ये है कि अगर आप मैनेजरियल डिसीजन करें तो इस वजह से आप मल्टीपल यूनिट्स आप क्वांटिटीज़ पैदा करेंगे, इसकी वजह से आपको जो फ़ायदा मिलता है इसको इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हमारे पास क्वांटिटी 0 है तो टोटल रेवेन्यू 0 है, लेकिन टोटल कास्ट 20 है। ये टोटल कास्ट इसी वजह से है कि एक हमारे पास एक बिल्डिंग है, उसमें मशीनरी है, शायद किराया हो, तो ये इन कास्ट की वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो -20 यानी लास्ट पे ये फॉर्म जा रहा है या फिक्टी जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम एक क्वांटिटी पैदा करें, प्रोड्यूस करें, तो हमारे पास 90 रुपये ये टोटल रेवेन्यू होगा और टोटल कास्ट 140, तो हम -50 रुपये नुकसान कर रहे हैं। अगर हमारे पास हम 2 क्वांटिटीज़ पैदा करें तो 160 टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट 160, तो प्रॉफिट 0 है। अगर हम 3 क्वांटिटीज़ पैदा करें तो इससे हमें 210 रुपये मिलेंगे और उस पर जो कास्ट आएगा 180, इससे हमें 30 रुपये प्रॉफिट मिलेंगे। अगर 4 तो 240 और उस पर टोटल रेवेन्यू कास्ट 240, प्रॉफिट 0। अगर हम 5 क्वांटिटीज़ पैदा करेंगे तो इससे टोटल रेवेन्यू हमें 250, जबकि टोटल कास्ट 480 और जिससे हमें 230 रुपये लॉस आएगा। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि टोटल कास्ट किस चीज़ के बराबर है। कास्ट रिलेशन को समझने की कोशिश करें। कास्ट टोटल कास्ट इज इक्वल टू फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट। फिक्स कास्ट वो है जो फिक्स्ड हो, मिसाल के तौर पर आपका बिल्डिंग है,
आपके मशीनरी है, ये फिक्स कास्ट है। वेरिएबल कास्ट वो है जो वेरिएबल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने लेबर हायर किए, तो अगर ज़्यादा लेबर हायर करेंगे तो इससे ज़्यादा कास्ट आएगा, ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा कास्ट आएगा। तो टोटल कास्ट इज इक्वल टू फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट। मार्जिनल एंड एवरेज कास्ट। मार्जिनल कास्ट क्या है? चेंज इन टोटल कास्ट एसोसिएटेड विद ए 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट। जितना आप आउटपुट ज़्यादा बनाएंगे तो इसी वजह से उन पे कास्ट भी ज़्यादा आएगा। अगर आप 5 यूनिट्स बनाएंगे तो इस पे 480 रुपये आएगा, अगर 4 बनाएंगे 240। तो अब देख ले, आपका जो 1 यूनिट है इस पे जो खर्चा आ रहा है 4 यूनिट्स पे 240 रुपये आ रहा है टोटल कास्ट। अगर आप 5 यूनिट्स बनाएंगे तो इस पे 480 रुपये खर्चा आएगा। तो 1 यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से जो ज़्यादा कास्ट आता है इसको हम मार्जिनल कास्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मार्जिनल कास्ट। तो यहाँ इस सूरत में हमारे पास जो 480 से 240 डिवाइड करे, माइनस करे, तो इससे जो आता है वो मार्जिनल कास्ट है। एवरेज कास्ट क्या है? टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। यानी आपने 5 यूनिट्स बनाए 480, इसको 5 पे डिवाइड करें। जब आप उसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज कास्ट आएगा। एवरेज कास्ट मिनिमाइजेशन। आप कब एवरेज कास्ट को मिनिमाइज करेंगे? जब मार्जिनल कास्ट एवरेज कास्ट के बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि एवरेज कास्ट मिनिमाइज हो गया। और इट रिफ्लेक्ट्स एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ ए गिवन आउटपुट लेवल। यानी ये आउटपुट लेवल में एफिशिएंसी है, यानी आप कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हासिल कर रहे हैं और कम से कम कास्ट पे आप ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। टोटल कास्ट, जैसा कि हमने पढ़ा कि फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट इज इक्वल टू टोटल कास्ट। फॉर एग्जांपल, फिक्स कास्ट इज इक्वल टू ए, वेरिएबल कास्ट इज इक्वल टू बी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो आप इसको मैथमेटिकली इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। मार्जिनल कास्ट, जैसा कि हमने पढ़ा कि स्मॉल चेंज इन टोटल कास्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वान्टिटी, इसको हम एम सी कहते हैं। एम सी इज इक्वल टू बी प्लस 2 क्यू। एवरेज टोटल कास्ट इज इक्वल टू टोटल कास्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। तो एवरेज टोटल कास्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू, सो दैट एवरेज टोटल कास्ट इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई क्यू प्लस बी प्लस क्यू। ये ग्राफ्स में उन्होंने टोटल कास्ट को मेंशन किया है। टोटल कास्ट को अगर आप देख ले तो ये अपवर्ड स्लोप है, 120 से ऊपर देख ले ये अपवर्ड है, यानी इसमें इजाफा हो रहा है। और इसको आप ज़ीरो से, इसका जो ओरिजिनल पॉइंट है, बिगिनिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, वो ज़ीरो से ऊपर है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि अगरचे एक फैक्ट्री ने काम शुरू किया लेकिन इसका कास्ट ऊपर से शुरू होगा। वजह है कि यहाँ पे फिक्स कास्ट भी है, बिल्डिंग है, मशीनरीज है, किराया है। तो 120 से ऊपर अगर आप देख रहे तो यहाँ इसमें थोड़ा सा इजाफा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, यानी ये इक्वल है। और फिर आगे फिर ऊपर जाके उसमें इंक्रीज़ हो रहा है। एवरेज कास्ट वर्सेस मार्जिनल कास्ट। ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप को मालूम कर, द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट टू ए टोटल कर्व एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द मार्जिनल वैल्यू एट दैट पॉइंट। अगर आप टोटल कर्व में एक पॉइंट पे एक टेंजेंट ले ले तो ये मार्जिनल वैल्यू के बराबर होगा। इसी तरह स्लोप ऑफ ए रे फ्रॉम द ओरिजिन टू ए पॉइंट ऑन ए टोटल कर्व इज इक्वल टू द एवरेज वैल्यू एट दैट पॉइंट। इस तरह मार्जिनल वैल्यू वो पॉजिटिव होगा, ज़ीरो होगा और नेगेटिव होगा जब टोटल कर्व स्लोप अपवर्ड हो या हॉरिजॉन्टल हो या स्लोप डाउनवर्ड हो। अगर मार्जिनल वैल्यू पॉजिटिव होगा अगर टोटल कर्व का स्लोप अपवर्ड हो। अगर हम देख लें, इसको देख लें, ये देख लें, ये जो टोटल कर्व है ये अपवर्ड है तो 120, 100, 150 यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है। अगर टोटल कर्व वो ज़ीरो होगा यानी स्ट्रेट होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो होगा। अगर टोटल कर्व वो डाउनवर्ड होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू भी यानी कम होता जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ टोटल कर्व। मार्जिनल रेवेन्यू डिपेंड अपॉन द स्लोप ऑफ ए टोटल कर्व। मार्जिनल वैल्यू ये एवरेज कर्व पे इन्हिसार करता है। अगर एवरेज कर्व पॉजिटिव होगा तो मार्जिनल वैल्यू अबव होगा, अगर एवरेज कर्व ज़ीरो हो तो मार्जिनल वैल्यू बराबर होगा टू एवरेज वैल्यू, और अगर एवरेज कर्व नेगेटिव होगा तो मार्जिनल वैल्यू बिलो होगा। इसको हम 1 बाई 1 समझने की कोशिश करें। अगर हमने, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि ये जो ग्राफ है इसमें एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को ज़ाहिर किया गया है। जो अपर कर्व है ये एवरेज रेवेन्यू को ज़ाहिर कर रहा है, जो बिलो कर्व है ये मार्जिनल रेवेन्यू को ज़ाहिर कर रहा है। तो यहाँ पे देख ले एवरेज रेवेन्यू नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये है कि ये कम होता जा रहा है, 90, 80, 70, 60, 50, 40। तो इस सूरत में क्या है, इस सूरत में ये होगा कि मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से बिलो होगा। अगर एवरेज रेवेन्यू पॉजिटिव हो, पॉजिटिव का मतलब ये है कि यहाँ पे 90 हो, फिर आगे 100 हो, फिर आगे 110, फिर 120, 140, 150 इस शक्ल में होगा। तो फिर ऐसा होगा कि ये जो एवरेज रेवेन्यू का कर्व है ना, इससे मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व अबव होगा, ऊपर होगा। अगर
एवरेज रेवेन्यू का अगर ज़ीरो होगा तो फिर मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू बराबर होंगे उसी सूरत में। तो ये चंद ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप्स थे, इनको हमने समझने की कोशिश